होगा। पहला हम डस्ट ऑफ स्नो की बात करते हैं, डस्ट ऑफ स्नो। इसमें 3 यूज किया गया है। एक यूज किया गया है अलिटरेशन। अलिटरेशन क्या होता है आप लोग समझ लेंगे। पहले सबसे ये रिपीट करते हैं, क्या करते हैं, रिपीट करते हैं सेम लेटर को, सेम लेटर को रिपीट करते हैं, याद रखेंगे। तो इस वाले पोएम में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें यूज किया गया है हैज गिवन माई हार्ट। तो अगर ध्यान से देखें क्या लिखा है, हैज गिवन माई हार्ट। अगर ध्यान से देखें तो इसमें क्या चीज है जो रिपीट किया गया है। अगर ध्यान से देखें तो एज और एज ये दोनों एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में इस चीज को रिपीट किया गया है। तो यहां पर एलिट्रेशन की बात कर सकते हैं। या फिर एक और बात कर सकते हैं, सेव्ड सम पार्ट। इस पोएम में देखेंगे तो एक और जगह लिखा हुआ सेव्ड सम पार्ट। अब ध्यान देंगे यहां पर क्या है, तो एज का रिपीटेशन जो है, एज का वो रिपीटेशन किया गया है। तो इस तरह से आप इलिट्रेशन में आप देख सकते हैं, इलिट्रेशन में यूज किया गया है कि हैज गिवन में एज का और यहां पर एज का। दूसरा बात हम करते हैं, इसमें यूज किया गया है आपका इमेजरी का। पहला ये हो गया, दूसरा यूज किया गया है इमेजरी का। इमेजरी क्या होता है याद रखेंगे, एक एक को मैं समझाता चलूंगा आप लोग के लिए। इमेजरी वो होता है जब भी कोई पोएट अपने लिटरेरी डिवाइस में किसी चीज को सेंस करने की कोशिश करता है। सेंस मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास सेंस है, जैसे सेंस ऑर्गन है, जिस तरह से भी वो चाहता है कि दिखाएं या सुनाए या फिर बात हो सकता है कि बोले या टेस्ट करे, ऐसे चीज में वो चीज यहाँ पर ध्यान दे, वो इमेज क्रिएट करने की कोशिश करता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि घुंघराले बालों वाला, तो घुंघराले बालों वाला मतलब क्या है, मैं उसका इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। हरी हरी पत्तियां, तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, उसको हम इमेज कर रहे हैं। तो इमेज कर मतलब इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, इमेजरी, याद रखेंगे, इमेजरी, इमेज क्रिएट कर रहे हैं, उसका दृश्य तैयार कर रहे हैं, याद रखेंगे। तो इसमें इस पोएम में अगर देखें तो जो पोएट है वो मेंटल क्रिएशन करने की कोशिश करता है। जैसे एक कौवे का आना, अगर बोलते हैं यहां पर, जैसे शुक डाउन वर्ड है, देखेंगे शुक डाउन, तो ये क्या है, जब तक हमको पता नहीं चलेगा शेक डाउन, शुक डाउन, शेक से बना शेक डाउन, उसी तरह शुक डाउन है, ठीक है। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक बात बोले कि स्नो, स्नो कैसा होता है, कलर, कलर के रूप में अगर आप बताएं तो कलर कैसा होता है, कलर होता है व्हाइट। तो व्हाइट क्या क्या इमेज की बात करता है। अच्छा, हेमलॉक ट्री की बात कर रहा है, यहां पर देखेंगे हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या होता है, देखेंगे एक पेड़ की बात करें तो पेड़ को जब हम देखेंगे तभी तो समझ में आएगा कि पेड़ कैसा है। अच्छा, हम क्रो की बात करें तो क्रो कैसा है, अगर हम बात करें क्रो, तो क्रो कैसा होता है, काले कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ऐसे कहते हैं व्हाइट क्रो मैंने देखा है, मैंने बोला पिंक कलर का क्रो देखा है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब कि इमेज क्रिएट करने के लिए ये यूज किया गया, तो इसमें इमेजरी का भी प्रयोग किया गया है। दूसरा बात हम करते हैं कि सिंबलिज्म का यूज करता है। सिंबलिज्म क्या होता है, देखिए तीसरा पॉइंट, पहला एलिट्रेशन, दूसरा इमेजरी, तीसरा सिंबलिज्म। सिंबलिज्म, सिंबलिज्म क्या होता है, सिंबॉलिक। जैसा सिंबॉलिक मतलब क्या होता है, सिंबलाइज करना किसी चीज को। अगर ब्लैक कलर है तो हम बुरा का या फिर किसी चीज को विरोध का प्रतीक मानते हैं। अगर ब्लैक हम पहने तो विरोध की बात करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये इमेजरी है, ये इमेजिनेशन है कि हाँ ऐसा होता है, तो इसको सिंबलाइज किया। जैसे हमारे यहाँ व्हाइट को सिंबलाइज किया जाता है पीस के लिए, उसी तरह ग्रीन को सिंबलाइज किया जाता है प्रोस्पेरिटी के लिए। फिर अगर हम बात करें सेफ्रॉन कलर का, अगर कलर आता है सेफ्रॉन कलर, तो वो हमारे लिए करेजियस की बात करते हैं, करेज की बात करता है। तो वैसे ही सिंबलाइज करता है। यहाँ पर दो चीज का सिंबलाइज किया गया है, ध्यान से देखेंगे तो जैसे कि अगर यही चीज हम ले, यहाँ पर क्या किया कि हेमलॉक को बैड, बैड के दृष्टि से, और क्रो भी बैड। अब ये दोनों का सिंबलाइज बैड के लिए किया गया, याद रखेंगे बैड के लिए किया गया है। बैड में क्या होता है, निगेटिविटी को दिखाया जाता है, सौर को दिखाया जाता है, दुख को दिखाया जाता है। हमारे यहाँ कौवे का प्रतीक किसके लिए माना जाता है, दुख के प्रतीक माना जाता है। कौवे को दुख का प्रतीक माना जाता है, काव काव करना दुख माना जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि सिंबलाइज किसके लिए किया गया है, किस वर्ड के लिए किया गया है, तो निगेटिविटी के लिए किया है। निगेटिव बात के लिए, निगेटिव के लिए बात कर सकते हैं, निगेटिव या सौरों को रिप्रेजेंट करने के लिए इसने यूज किया है किसका, सिंबलिज्म का, ठीक है। तो ये है हमारे यहाँ जो इस पोयम में था, जिस पोयम की हम बात कर रहे थे डस्ट ऑफ स्नो में। डस्ट ऑफ स्नो में तीन चीज, एलिट्रेशन, इमेजरी और सिंबलिज्म की बात करते हैं। चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ।
फायर एंड आइस, याद रखेंगे फायर एंड आइस। अभी हम इसमें इस पोएम में तो बहुत सारे डिवाइस का यूज किया गया है, पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें यूज किया गया एंथेसिस का। एंथेसिस क्या होता है कि कंट्रास्टिंग आइडिया इन अ सिंगल लाइन, एक लाइन में बहुत कुछ कह जाना, मतलब एंथेसिस यही होता है, बोलते हैं एंटीथेसिस बोलते हैं। एंटीथेसिस मतलब एक लाइन में सब कुछ कह जाना, बहुत बातें कह जाना, उसको हम बोलते हैं क्या चीज, एंटीथेसिस। देख लेंगे पहला पॉइंट हम लोग करेंगे एंटीथेसिस। एंटीथेसिस ठीक है, मतलब कंट्रास्ट करता है, कंट्रास्टिंग वन आइडिया इन अ सिंगल लाइन, याद रखेंगे सिंगल लाइन। क्लियर? अच्छा ये देख लेंगे तो क्या इसमें कौन सा है, अगर मैंने पोएम की बात करूं तो पोएम में कौन सा ऐसा लाइन है जैसे कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, जैसे इसमें है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब बताओ एक लाइन में सब कुछ, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि दुनिया मात्र आग में खत्म हो जाएगी, तो ये एक लाइन में बहुत कुछ कहा गया है, तो इसलिए यहां पर एंटीथेसिस की बात करते हैं। दूसरा बोलते हैं सिंबलिज्म की बात करते हैं। दूसरा फिर से आएगा सिंबलिज्म। सिंबलिज्म, अब सिंबलिज्म मतलब क्या है, अगर हम बोले यहां पर कि फायर की बात कर रहे हैं और आइस की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों का चीज क्या है, फायर का मतलब लव, लग्जरियस है कि नहीं, लव, लग्जरियस, ग्रीड, डिजायर, बोलते हैं डिजायर की बात करता है, ग्रीड की बात करता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये फायर इक्वल टू है। ठीक है, फायर का मतलब सिर्फ फायर ही नहीं होता है, एक बात हम करें, फायर को सिंबलाइज किया गया है, जब मेरे अंदर आग लगी पड़ी है, मतलब जुनून है, डिजायर है, इच्छा है, मुझे ना वो चीज पाना है, मुझे अच्छे नंबर लाना है, तो मैं अपने अंदर क्या लगना, फायर झोंकना पड़ेगा, फायर लाना पड़ेगा। तो ऐसे फायर के लिए हम क्या बात करेंगे, फायर के लिए मतलब डिजायर या ग्रिड होना चाहिए, वो लालच होनी चाहिए आपके अंदर कि हमको नंबर अच्छा लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज है यहाँ पर। इसके बाद आता है आइस। आइस को सिंबलाइज किसके लिए किया जाता है, अब बताइए, तो कोल्डनेस की बात करेंगे, कोल्डनेस, हैट्रेड, हैट्रेड की बात कर सकते हैं, और क्या हो सकता है, और हो सकता है यहां पर इनडिफरेंस की बात कर सकता है, इन डिफरेंस, मतलब अब देखिए ये चीजें सिंबलाइज करता है, यानी आइस इक्वल टू कोल्डनेस हो सकता है, हैट्रेड हो सकता है, या इनडिफरेंस की बात कर सकते हैं। उसी तरह फायर की बात करो, लव कर सकते हैं, डिजायर की बात कर सकते हैं, या फिर ग्रिड की बात कर सकते हैं। तो ये फायर के बदले में सिंबलाइज किया गया, फायर की जगह पर इसको सिंबलाइज किया। फायर यूज करने का मतलब यहाँ फायर नहीं है, बल्कि फायर के बदले में आने वाले वर्ड हैं जो उसके अर्थ में निकलते हैं। ठीक है, अगला हम बात करेंगे इमेजरी की। इसमें यूज किया गया है इमेजरी का। तीसरा पॉइंट फिर से हम बात करेंगे इमेजरी। इमेजरी कहाँ यूज किया गया, आप बोलेंगे कि सर इमेजरी कहाँ यूज किया गया, तो इमेजरी इसमें यूज किया गया है, आप बताएंगे। हाँ जी, अब मेंटल पिक्चर क्या है, डिस्ट्रक्शंस, आइसी कोल्ड। देखेंगे डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही, बर्बादी। अगर कोई चीज टूटेगा, बर्बाद होगा, तो वो चीज समझ में आ जाएगा आपको, तो इमेज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे डिस्ट्रक्शंस, तो इस तरह से होता है। इसी तरह से यूज किया है पेरिश का, पेरिश वर्ड यूज किया है। ठीक है, एंड्स का तो मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं कि दुनिया खत्म हो रही है, तो खत्म कैसे होगा, कैसे खत्म होगा, खत्म होने का कारण क्या होगा कि पूरा टूटता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा, कहीं कुछ चीजें गिरती रहेंगी, पूरी हल्का मचा होगा, ऐसा चीज होगा। तो ऐसे को क्या कि इमेजिन कर रहा है, तो इमेजरी तैयार कर रहा है। ठीक है, याद रखिए, तो इमेजरी का यूज किया गया है। चौथे हम पॉइंट की बात करेंगे, सेम एक ही पोएम है, फायर एंड आइस, इसमें यूज किया गया, देख लेंगे एलिट्रेशन का। एलिट्रेशन फिर से आ गया, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आप लोग को, एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर। तो यहां पर अगर देखें सम से, ध्यान से देखो, तो यहां पर सम से। अब बात आता है कि सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सम से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका ये नहीं पूछेगा आपसे कि इसमें सिंबलिज्म का यूज, सिंबलिज्म क्या होता है, या एंटीथेसिस क्या होता है, या फिर इमेजरी क्या होता है, एलिट्रेशन क्या होता है, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या, द वर्ड फ्रोस्ट हैज डिपिक्टेड या यूज्ड इमेजरी इन हिज पोएम, हाउ। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि कैसे यूज किया गया है, या फिर यह पूछ सकता है कि किस तरह से एंटीथेसिस यूज किया है उन्होंने, इसके बारे में बताना। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, याद रखें कि कितने नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। और अगर 3, और कभी कभी ये क्वेश्चंस अगर मान लो कि आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पोएम से, जो पोएम से क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के आते हैं, वो 5 नंबर के क्वेश्चन कैसे कैसे क्रिएट करता है,
तो वो आपके एक्सट्रैक्ट बेस पे आता है। जो एक्सट्रैक्ट बेस पे क्वेश्चन रहेगा उसकी हम बात करेंगे। तो ये 2 पोयम थे और उनमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसकी हम बात करते हैं। तो ये था हमारा पहला चैप्टर।